Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोगों ने एक सीरीज करनी है जिसका नेम है फास्ट रिवीजन। ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड एमडी कैट। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी इसमें टॉपिक को समराइज करेंगे कि आखिर में इस टॉपिक में क्या कहा गया है। ऐसा होता है ना कि बोर्ड एग्जाम्स में और एमडी कैट में हमें फास्ट रिवीजन करना होता है। सो वो बुक की लाइंस मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या इस टॉपिक में आपको याद करना है। सो व्हाट डज इट मीन बाय केमिकल कोऑर्डिनेशन? हमारे बॉडी में सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन एंड ऑर्गन से सिस्टम। सो ये जो सेल्स हैं इनके बिटवीन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ टू कोऑर्डिनेशन, टू सिस्टम। एक होता है हार्मोनल और एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन लास्ट चैप्टर में बताया गया डिटेल में, एंड देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कोऑर्डिनेशन करेंगे। आज हमने करनी है एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। इसमें हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होता है। ये जो कोऑर्डिनेशन है टू कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, द मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टैसिस, ये होती है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स। ये केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, फेरोमोन्स एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि इसका मतलब होता है कि हार्मोन्स कोई होते हैं केमिकल मैसेंजर्स जो सिक्रीट हो रहे होते हैं फ्रॉम दी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं? कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं बॉडी के जो स्पेशलाइज्ड होते हैं टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक सब्सटेंसेस व्हिच आर रिलीज फ्रॉम द सेल्स। उनको हम या तो इंटरनल या एक्सटर्नल सरफेस पे रिलीज हो रहे होते हैं। सो दैट्स वाई उनको हम कहते हैं कि ये है ग्लैंड्स। आपके ग्लैंड्स हैं, ये सिक्रीशंस भी कर रहे होते हैं, सिक्रीट और एक्सक्रीशन भी होते हैं। वो अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह वो आगे हम करेंगे। बट यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये हार्मोन्स है जो ग्लैंड से रिलीज हो रहे होते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो सिक्रीट होते हैं बाय एन ऑर्गेनिजम्स इन एन मिनट अमाउंट, जो स्टिमुलेट करते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन को फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। जैसे यूरिन हो गया, सेमेन हो गया, मिल्क हो गया, वेजाइनल फ्लूइड हो गया, स्वीट हो गया, सारे क्या है? ये यूज होता है टू स्टिमुलेट पर्टिकुलर रिएक्शन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। हार्मोन्स, हार्मोन एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं, ग्रीक वर्ड है टू एक्साइट। ये केमिकल मैसेंजर होता है जो सिक्रीट होता है बाय स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स जिसका नेम है ग्लैंड्स, और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, थ्रू ब्लड, एंड देन जाता है स्पेसिफिक ऑर्गन पे। कैसे रिएक्ट करता है? क्योंकि उसके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं, देन पे इफेक्ट देते हैं, रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। टारगेट सेल जिनके जो रिस्पॉन्ड करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, और बस ये लिखा हुआ है। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स ये तीन तरीके की होती है। एक होती है प्रोटीनिशियस, एक होता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, और एक होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स। प्रोटीनिशियस पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जिनकी नेचर प्रोटीनिशियस होती है, जो अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। आपको पता है अमाइनो एसिड मोनोमर्स होते हैं और मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनते हैं, तो प्रोटीन पॉलीमर्स होते हैं। अब इनमें शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड भी हैं और इनमें लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड भी। एग्जांपल आपने याद रखनी है कि शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, जिसमें एग्जांपल आ जाती है एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटॉक्सिन की, और जो लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स हैं उसमें आ जाती है हार्मोन ग्रोथ हार्मोन्स की एंड इंसुलिन की। ग्रोथ हार्मोन्स में आपने एसटीएच पढ़ा होगा, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें आप एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और मेलेटोनिन इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये होते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड इन नेचर होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, जैसे ईस्ट्रोजन हो गया, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, जैसे कॉर्टिसोल हो गया। ईस्ट्रोजन को एस्ट्राडायोल भी कहते हैं। ठीक है, देन रोल ऑफ केमिकल मैसेंजर मैं आपको बता चुकी हूँ। रोल ऑफ केमिकल मैसेंजर, हार्मोन्स हमेशा लाइक रिलीज हो रहे होते हैं फ्रॉम द ग्लैंड्स, एंड देन हर टारगेट ऑर्गन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स अपने रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इफ अ सेल लेक्स अ स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर अ हार्मोन, हार्मोन इफेक्ट नहीं कर पाता। इन एडिशन सेम हार्मोन मे हैव डिफरेंट इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टारगेट सेल इट कॉन्टेक्स्ट। लाइक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है मोड ऑफ हार्मोन एक्शन, दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कैसे होते हैं कि एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है तो ऑफ कोर्स वो लिपिड से नहीं जा सकता। अगर आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई, तो अब आप खुद देखें कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है और स्टेरॉइड हार्मोन्स भी लिपिड इन नेचर है, तो वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ऑफ कोर्स हम सेम से जा सकते हैं। अगर आप देखें, अब हम अपना घर का दरवाज़ा देखें तो वो हम जल्दी खोलते हैं उनके लिए जिनको हम जानते हैं, जो हमारे पड़ोसी हो गए या हमारे कोई रिश्तेदार हो गए, इनको हम जानते हैं हम आने देते हैं। लेकिन कोई जो नहीं हम जानते हैं उनको हम नहीं आने देते। उनके लिए एक चेक पोस्ट होता है, उनको हम चेक करते हैं कि आखिर में हमें इनसे कोई काम है, इनको हमसे काम
एग्जाम में देन आएंगे, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि मोड ऑफ हार्मोन एक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए और एक प्रोटीनिशियस हार्मोन्स के लिए। हार्मोन ट्रिगर चेंज इन टारगेट सेल बाय वन और टू जनरल मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल नेचर। हार्मोन्स कैरेक्टराइज होते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक को कहते हैं हम लोग, ये होते हैं वाटर लविंग, एंड हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वाटर रिपेल करते हैं, वाटर हेट भी उनको कहते हैं। और लिपोफिलिक ऑफ कोर्स ये नॉन पोलर होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन थॉयराइड हार्मोन्स ये होते हैं लिपिड सॉल्यूबल। प्रोटीनिशियस हार्मोन सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं बट इनसॉल्यूबल इन लिपिड्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई ये क्रॉस नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन को। इनके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर, ये रेगुलेट करता है मैनी सेलुलर एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं CAMP, बिकॉज इट ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम द फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन टू मॉलिक्यूल विद इन सेल। ये जो हार्मोन सिग्नल्स हैं कॉज करते हैं टारगेट सेल को रिएक्ट कर सके इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। ये रिएक्शन इन्वॉल्व करता है इंडक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, अ चेंज इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, चेंजिंग रेट्स ऑफ माइटोसिस एंड द सेल डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन सिक्रीशन। लाइक क्या होता है कि यहाँ पे सिक्रीशन सेल बताया हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हार्मोन मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ कोर्स और ब्लड के जरिए गए, अब ब्लड के जरिए जाएंगे और रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन है टारगेट सेल है, उसमें क्या होगा, ये हमारे पास प्रोटीनिशियस बताया हुआ है ना, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है जो गया एक जगह से एक जगह से गया, और उसने क्या करना है, उसने DNA से RNA बनता है, RNA से न्यूक्लियस की फॉर्म, सॉरी न्यूक्लियस में DNA होता है, DNA से RNA बनता है, RNA से बनता है प्रोटीन। तो यहाँ पे सिर्फ वही बताया हुआ है कि साइटोप्लाज्मिक रिस्पॉन्स होता है एंड देन न्यूक्लियर रिस्पॉन्स होता है जिसमें DNA से प्रोटीन बनता है, जबकि यहाँ पे बहुत इजी होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हार्मोन मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट जाते हैं ब्लड में एंड देन वो सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर जाते हैं, उसके लिए हमें कोई भी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक रिसेप्टर पड़ा हुआ था, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, सिग्नल रिसेप्टर है जो सेल मेम्ब्रेन के पास है, जो ज़रूरी होता है प्रोटीनिशियस हार्मोन्स के लिए ताकि वो कैरी कर सके। फिर सॉल्यूबल होते हैं, सो दैट्स वाई इनको हम ज़रूरत नहीं होती किसी भी रिसेप्टर की, डिफ्यूज़ हो जाते हैं इसलिए इनटू सेल मेम्ब्रेन और बाइंड करते हैं रिसेप्टर इनसाइड द सेल। बोथ अल्टर द एक्टिविटीज ऑफ जीन, इनको सिर्फ और सिर्फ मिनट टू 10 डेज लगते हैं फॉर दिस हार्मोन टू एक्सर्ट देयर फुल इफेक्ट्स, एंड देन ये प्रोटीन से बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स इन द न्यूक्लियस और फिर अपना काम कर जाते हैं। उनका काम ये होता है कि DNA से मैसेंजर RNA से, लाइक ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा ही होगा प्रोसेस, अब मैं डिटेल में कैसे बताऊंगी, वैसे ही बहुत जल्दी जल्दी हमने पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में काफ़ी सारे ग्लैंड्स होते हैं जो पैसेज होते हैं सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और सो ऑन, सिक्रीट करते हैं हार्मोन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ऑफ कोर्स ये ब्लड और ये डिफ्यूज हो जाता है सराउंडिंग थ्रू ब्लड कैपिलरीज। फॉर दिस रीजन हार्मोन्स रिफर्ड एज एंडोक्राइन सिक्रीशंस, क्योंकि ये डक्ट लेस होते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होता। यहाँ पे आपको पता होगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में फर्क होता है, एंडोक्राइन वो होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होती है, एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनके पास डक्ट होती है, जैसे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन ये होता है कि पैनक्रियाटिक जूस वगैरह को प्रोड्यूस करता है, तो वो चीज़ जो डक्ट के जरिए पहुँच रही होती है वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और वो चीज़ जिसमें ग्लैंड प्रेजेंट, सॉरी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, जैसे एंडोक्राइन के फौरन से ब्लड में पास हो जाता है, नॉट प्रेजेंट, लाइक ज़रूरत ही नहीं है हमें डक्ट की, सो दैट्स वाई एंडोक्राइन होता है। पैनक्रियाज एक्सर्ट करता है हाइड्रोफ्लिक एंजाइम टू द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, सो दैट्स वाई एंडोक्राइन ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस बहुत इजी है, हाइपोथैलेमस एक पार्ट ऑफ ब्रेन है, ऑफ कोर्स हमने ब्रेन में पढ़ा था, हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन है जो स्पेशलाइज्ड सेल से बनता है जिसको हम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। अब ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, इसमें आपने आगे पढ़ना है कि इनका कुछ रोल होता है। ये क्या करते हैं, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल सिक्रीशंस को स्टोर करते हैं और रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अ सेट ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन द हाइपोथैलेमस एक्सर्ट कंट्रोल ओवर। यहाँ पे ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसका कुछ रोल होता है, वो रोल ये होता है कि रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन्स वो हार्मोन जो रिलीज करने में हेल्प करते हैं कुछ ग्लैंड्स को कि वो हार्मोन को रिलीज कर सकें, और इनहिबिटिंग हार्मोन वो हार्मोन्स हैं जो ऑफ कोर्स ग्लैंड पे काम करते हैं, देन उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द हाइपोथैलेमस मेक द इंटीरियर पिट्यूटरी स्टॉप सिक्रेटिंग हार्मोन्स, अंडर द इन्फ्लुएंस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। उसके बारे में ही हमने पढ़ना है कि हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन, एंड ऑफ कोर्स ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीटॉक्सिन अभी हमने आगे भी पढ़ना है। ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, ये होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ड्यूरिंग लेबर, एंड देन एक और होता है कि ये ब्रेस्ट के टिश्यूज की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है।
सॉरी। एंड क्या करता है ये, ब्रेस्ट के टिश्यूज़ की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, लैक्टेशन को प्रमोट करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड देन स्टोर हो रहा है इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कुछ इसके रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, और ये आपको पता है ये रिलीजिंग हार्मोन है जो स्टिमुलेट कर रहा है रिलीज ऑफ थॉइरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, एंटीकोरेटिक हार्मोन्स को रिलीज करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनाड हार्मोन जो दो होते हैं LH और FSH, इस पे काम करता है। रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, तो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन को, जिसको हम सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। ये आप पढ़ेंगे अभी, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एक पी साइज ग्लैंड होता है जो टेंगल होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और आपको पता होगा कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का मतलब है एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस का मतलब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर हाइपोफाइसिस ये होते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, जितने हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे वो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन्स का मतलब है कि ये एक्ट करते हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज कर सके अपनी सिक्रीशंस को, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स को जो प्रोड्यूस हो रहा है टारगेट ग्लैंड से, जैसे कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टिक को कि वो रिलीज कर सके कॉर्टिकोइड्स को। कॉर्टिकोइड्स कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस। अब है तो एक होता है मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑफ कोर्स ये सिंथेसाइज करता है, डिस्पर्जन करता है मेलानिन पिगमेंट्स की। ग्रोथ हार्मोन अगर मसल हैं, टिश्यूज हैं, बोन है, इन सब की ग्रोथ हो रही है, सो ये ग्रोथ हार्मोन्स इसकी हेल्प करता है इसकी ग्रोथ में। प्रोलैक्टिन है, ये स्टिमुलेट करता है मेमरी ग्लैंड्स को टू प्रोड्यूस मिल्क, लेकिन चाइल्ड बर्थ से पहले ही काम करता है प्रोलैक्टिन, जबकि ऑक्सीटोसिन बाद में काम करता है। थॉइरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है थॉइरॉइड ग्लैंड को, उसके बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, थॉक्सिन होता है, T3 T4 कैल्सिटोनिन। लुटेनाइजिंग हार्मोन ऑफ कोर्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ना है। लुटेनाइजिंग हार्मोन हमेशा ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, ये स्टिमुलेट करता है गोनाड्स को, जो टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हो गई, प्रोजेस्टेरॉन हो गई फ्रॉम द ओवरीज एंड टेस्टोस्टेरोन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल ओवरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स, और मेल ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, एंड देन इसको हम कहते हैं कि दो हार्मोन होता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। एंटीडायरेटिक हार्मोन प्रिवेंट करता है यूरिनेशन को, हेल्प करता है टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ये कॉज करता है मोर वाटर टू बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द यूरिन एंड रिटेन करता है बॉडी में। जब भी ऐसा होगा, आपने फास्टिंग करी हुई, आप पानी नहीं पी रहे, तो आपको पता है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कौन सा हार्मोन है जो काम करेगा, एंटीडायरेटिक हार्मोन है जो कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, और ये प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, लाइक यूरिनेशन को प्रिवेंट करता है। ऑक्सीटोसिन का मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रमोट करता है लैक्टेशन को आफ्टर चाइल्ड बर्थ। थॉइरॉइड हार्मोन्स है, थॉइरॉइड हार्मोन्स हमें पता है बेस ऑफ द नेक पे होता है, आप अब टच करके भी देख सकते हैं। विंड पाइप होता है ट्रैकिया, ये इन फ्रंट ऑफ विंड पाइप होता है। कंप्राइज करता है टू लोब्स विद बाई लोब, इसलिए ही इसको कहते हैं। और आपको पता है ये 3 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है थॉइरॉइड हार्मोन, जिसको हम कहते हैं T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 कहते हैं ट्राई आइडोथेरोनिन, और थिरोक्सिन कहते हैं T4 को टेट्रा आइडोथेरोनाइन। थिरोक्सिन इन्फ्लुएंस करता है, लाइक ये जो थॉइरॉइड ग्लैंड है ना, इनके हार्मोन्स होते हैं थॉइरॉइड हार्मोन्स, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म है ना हमारी बॉडी का, ये कंट्रोल हो रहा है ड्यू टू द हार्मोन्स ऑफ थॉइरॉइड ग्लैंड। थिरोक्सिन रिलीज स्टिमुलेटेड बाय थॉइरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑफ कोर्स हमें पता है कि थॉइरॉइड ग्लैंड रिलीज करता है थिरोक्सिन को, और ये अंडर द इन्फ्लुएंस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के। हमने अभी पढ़ा था कि ये जो थॉइरॉइड हार्मोन्स होते हैं, थॉइरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीज होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर सब हम पढ़ चुके हैं। ये थॉइरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थॉइरॉइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस थिरोक्सिन, और ये किसका हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए थॉइरॉइड की, तो वो हाइपोथायरायडिज्म कहलाता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, वेट लॉस होता है, हीट इंटॉलरेंस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। लो सिक्रीशन हो जाए तो उसको हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। हाइपो का मतलब ही लो सिक्रीशन होता है। ये प्रोड्यूस करता है, वेट गेन हो जाता है, लेथार्जी, कोल्ड इंटॉलरेंस, बर्दाश्त नहीं होता कोल्ड एडल्ट में। जबकि जो चाइल्ड हैं जो बॉर्न होते हैं हाइपोथायरायडिज्म से, लाइक उनके पास लो सिक्रीशन होती है थॉइरॉइड हार्मोन्स की, वो स्टंटेड होते हैं ग्रोथ में, उनका जो हाइट है वो कम रह जाता है,
सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। और अगर ये एडल्ट में हो जाए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडल्ट की, तो अगर ये एडल्ट में हो जाए तो इसको हम कहते हैं मेक्सिडीमा। इसको कहते हैं कि ये कंडीशन होती है गोइटा, जिसमें एनलार्जमेंट हो गई है थोराइड ग्लैंड की। ये ऑफ्टन कॉज होता है बाय डिफिशियंसी, आपके डाइट में डिफिशियंसी हो जाती है आयोडीन की। कैल्सीटोनिन अनदर हार्मोन है और ये प्रोटीनिशियस हार्मोन होता है, जिसकी नेचर होती है प्रोटीन, और ये प्ले करता है रोल इन मेंटेनिंग प्रॉपर लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। जब भी कैल्शियम लेवल कंसंट्रेशन राइज होगी, सो दैट्स व्हाई कैल्सीटोनिन रिलीज होगा फ्रॉम द थोराइड ग्लैंड, एंड देन ये काम क्या करेगा, ये काम करेगा कि ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करने की कोशिश करेगा। कैसे? बाय स्टिमुलेट द अपटेक ऑफ कैल्शियम इनटू बोन्स। बोन्स में क्या है, अपटेक होना शुरू हो जाएगी, बोन्स में डिपोजिशन हो जाएगी, एंड देन फिर कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी। पैराथोराइड हार्मोन इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। पैराथोराइड हार्मोन थोराइड ग्लैंड में ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 स्मॉल है, तो यहाँ पे 2 पेयर्स करके भी आ जाता है। ये 2 पेयर्स होते हैं, एंड देन टोटल इसके 4 होते हैं। 4 स्मॉल ग्लैंड्स अटैच होते हैं बैक ऑफ द थोराइड ग्लैंड से। और पैराथोराइड हार्मोन, जिसको हम पैराथॉर्मोन भी कहते हैं, ये सिंथेसाइज और रिलीज होता है रिस्पॉन्स टू फॉलिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। जब भी कैल्शियम लेवल कम होगा, पैराथोराइड हार्मोन आएगा, एंड देन ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं जो बोन को वो करवा रहे होते हैं, बोन की ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं। सो ये जो पैराथोराइड हार्मोन है क्या करेगा, ये बोन को ब्रेक डाउन करवाएगा, देन कैल्शियम को रिलीज करवाएगा इन द ब्लड, देन कैल्शियम लेवल राइज हो जाएगा। क्योंकि जब भी कैल्शियम लेवल कम होता है ना हमारे ब्लड में, तो फिर मसल स्पैम हो सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, पैराथोराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं, ये दोनों अपोजिट फंक्शन कर रहे होते हैं। तो अब ये वही है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं इसमें। ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने अलग से किया था थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन्स को। पैनक्रियाज लोकेट होता है एडजेसेंट टू द स्टमक, ये परफॉर्म करता है बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन। एंड देन क्या हम कहते हैं कि जो एंडोक्राइन सेल है ये मेकअप करता है ओनली 2% वेट ऑफ द पैनक्रियाज। सबके ज़्यादातर जो ऑर्गन है वो एक्सोक्राइन टिश्यूज हैं जो प्रोड्यूस करते हैं बाई कार्बोनेट आइंस और वराइटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो ऑफ कोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, देन फिर फूड की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम जेजुनम इलियम होता है, और ड्यूडेनम में सबकी फैट की पूरा डाइजेस्ट हो चुका होता है, एमल्सिफिकेशन हो चुकी होती है। तो ये अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। एंड यहाँ पे आपने याद रखना है कि इसमें कुछ सेल्स होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं पैनक्रियाज के, उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये क्लस्टर्स हैं एंडोक्राइन सेल के जो सिक्रीट करते हैं 2 हार्मोन्स डायरेक्टली इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड में। वो एक हार्मोन होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन को, एंड बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को। ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं, दोनों अपोजिट फंक्शन कर रहे होते हैं। और ग्लूकागॉन का ये मतलब होता है, ग्लूकागॉन का ये काम होता है बेसिकली कि जब भी पर्सन स्किप करता है ना ब्रेकफास्ट, तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है। ये एक्टिवेट करता है लिवर एंजाइम को जो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लाइकोजन का। आपको पता है कि जब भी हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खाना आपने कार्ब्स ले लिया, आपने कोई मील ली, उसमें राइस ज़्यादा है, ऑफ कोर्स सीरियल ज़्यादा है, लेग्यूम ज़्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है उसमें बेसिकली। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट आपने ज़्यादा ले लिया, आपने ज़्यादा खा लिया है, तो अब जो ग्लूकोज है वो ऑफ कोर्स लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएगा। अब तो ये जो जमा हो रहा है ना, ये हो रहा ही इसी वक्त के लिए जब आपके पास ग्लूकोज ना हो। जब आप कोई भी स्किप कर रहे हैं या फिर आप फास्टिंग वगैरह पे हैं, तो आपको ग्लूकोज की नीड है। सो दैट्स वाई क्या करेगा, ग्लूकागॉन रिलीज होगा जो ब्रेक डाउन करवाएगा ग्लाइकोजन की और रिलीज करवाएगा ग्लूकोज इनटू द ब्लड। एंड देन ये प्रमोट करेगा लिपिड ब्रेक डाउन की, रिलीज करेगा फैटी एसिड्स को जो मेटाबोलाइज होंगे, एंड देन फिर ग्लूकोज आ जाएगा हमारे ब्लड में। ब्लड ग्लूकोज राइज होता है फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ मील, तो इंसुलिन रिलीज होगा। ये करेगा मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी को कि वो अपटेक करना शुरू कर दें ग्लूकोज की, एंड देन स्टोरेज होना शुरू हो जाती है ग्लूकोज की इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एंड देन जब भी हमें नीड होती है तो वो ग्लाइकोजन टूट जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी ऑर्गन ग्लाइकोजन का लिवर होता है, जबकि मसल्स वगैरह भी करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो हमें नीड होती है ना ग्लूकोज की, ये लिवर के ग्लाइकोजन से हमें मिल रही होता है ग्लूकोज। जबकि जो मसल्स हैं उसमें जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी दे रहा होता है।
अब ये इंसुलिन है जिसकी लो प्रोडक्शन की वजह से, लाइक डिफेक्ट होता है ना इंसुलिन प्रोडक्शन की वजह से, या रिलीज हो रहा है रिसेप्शन, कोई भी डिफेक्ट है तो उसकी वजह से एक बीमारी कॉज होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ये टाइप 1 भी होती है और टाइप 2 भी होती है। टाइप 1 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये इम्यून सिस्टम अटैक करता है, डिस्ट्रॉय करता है अपने ही सेल्स को, एंड देन फिर क्या होता है, ये अपने ही सेल डिस्ट्रॉय हो गए एंड देन फिर लिटिल या नो इंसुलिन है जिसकी प्रोडक्शन हो रही है। बीटा सेल ही अपने डिस्ट्रॉय हो गए तो वो इंसुलिन को कैसे प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो अब ये जो है इंसुलिन ये नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट्स वाई इसको फिर कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग इंसुलिन इंजेक्शन टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। अब भाई आ ही नहीं रहा ग्लूकोज, सॉरी, अब जब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑफकोर्स जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा, आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा होता है, सो उससे होता है टेस्ट होता है एंड देन पता चल जाता है अगर 2 टेस्ट हो और उसमें 126 से ज़्यादा ग्लूकोज लेवल आ रहा हो तो क्या होता है कि उसमें पता चल जाता है कि ये डायबिटीज़ ही है। डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2, ये डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 होती है, एसोसिएट करती है विद द जेनेटिक हिस्ट्री, ओबेसिटी है, किसी भी स्ट्रेस की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन टारगेट सेल्स अपने रिसेप्टर्स को लूज़ कर चुके हैं, और जब ये रिसेप्टर को लूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स अपना जो रिस्पॉन्ड है वो जनरेट ही नहीं कर पा रहे एंड देन क्या होगा, ये कॉज होगा डायबिटीज़ टाइप 2। एड्रिनल ग्लैंड लोकेट करता है जस्ट अबव ईच किडनी। ये हमने हमेशा होमोस्टैसिस में पढ़ा है कि एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, सॉरी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनर पोर्शन जिसको हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं और आउटर पोर्शन जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये एड्रिनल मेड्यूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और इसको हम कहते हैं एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन। ये जो एक्शन है ना इन हार्मोन के ट्रिगर करते हैं अलार्म रिस्पॉन्सेस सिमिलर टू दोज इनिशिएटेड बाय द सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। आपको पता है नर्वस सिस्टम में हमें सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि भाई सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ही है जो एपिनेफ्रिन के ज़रिए जब भी स्ट्रेस कंडीशन में होता है ना कोई इंसान तो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है उस कंडीशन को। सो दैट्स वाई ये हेल्प करता है टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्सट्रीम एफर्ट्स। सो जब भी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स की एलिवेशन हो जाएगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल की रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड फ्लो टू द स्किन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्रीज, ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड द मसल्स। तो ये सारे क्या हैं, ये इफेक्ट होते हैं दीज हार्मोन्स के। एड्रेनल मेड्यूला एक्टिवेट होता है बाय द सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो प्रिपेयर करता है बॉडी को टू इमरजेंसीज। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा डिटेल में तो आपको पता होगा कि ये सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट है। एड्रेनल कॉर्टेक्स है, ये हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज होते हैं वो स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, लिपिड इन नेचर होते हैं, और इसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसको हम कहते हैं कि इसके दो हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड एक और हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सच एज कॉर्टिसोल, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स सच एज एल्डोस्टेरोन, और एक और हार्मोन होता है एंड्रोजन। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है ना सच एज कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, ये स्टिमुलेट करवाते हैं ब्रेक डाउन ऑफ मसल प्रोटीन्स को इनटू अमाइनो एसिड जो कैरीड होता है बाय द ब्लड टू द लिवर, एंड देन क्या होता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स को इनटू ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं बाय एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन जो एक्ट कर रहे हैं किसी और हार्मोन्स के वो रिलीज कर सके अपने हार्मोन्स को, सो ये है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याद रखने वाली ये बात है कि कुशिंग सिंड्रोम होता है, एडिसन सिंड्रोम होता है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड की लो सिक्रीशन हो जाए तो वो कॉज करता है एडिसन डिजीज, और अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो वो कॉज करता है कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरप्रोटिज्म भी कहते हैं। इसका सिम्टम ये होता है कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मसल बस्टिंग, वीक बोन्स हो जाते हैं और मूड स्विंग्स होती हैं। जबकि इसमें इसका अपोजिट एडिसन डिजीज में, और इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं क्योंकि एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन अपनी ही इम्यूनिटी की वजह से लो सिक्रेशन होना शुरू हो गई है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन है ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द हाइपोथैलेमस इन रिलीजिंग टू स्ट्रेसफुल इवेंट्स इंक्लूडिंग कोई भी इवेंट हो, ट्रॉमा हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, एक्सपोजर हो जाए किसी सवेयर टेम्परेचर से, तो ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करते हैं। दैन फिर ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवाते हैं एक हार्मोन को जो है कॉर्टिसोल। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना सच एज कॉर्टिसोल, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करता है ग्लूकागॉन से। क्यों?
क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, जो इंकरेज करता है यूटिलाइजेशन ऑफ लिपिड्स रेदर देन ग्लूकोज फॉर। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देती हूँ कि हमारा जो ब्रेन है उसको ग्लूकोज चाहिए। उसको ग्लूकोज क्यों चाहिए? उसको मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए फॉर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। सो दैट्स वाई जो भी हमारा ब्रेन है वो यूज़ करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो कभी भी अमाइनो एसिड को यूज़ नहीं करेगा, लिपिड को यूज़ नहीं करेगा अपनी एनर्जी के लिए, अपने सिर्फ एनर्जी के लिए यूज़ करेगा ग्लूकोज को। सो दैट्स वाई अगर ये ग्लूकोज लेवल कम ज़्यादा हो जाता है, ब्रेन के पास नहीं पहुंच रहा है, तो फिर ये क्या होता है, ये ब्रेन सेल्स स्टार्व हो जाता है, लीडिंग टू अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। सो ये याद रखिएगा ज़रूर कि इसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस हो जाती है और डेथ भी हो सकती है। थिरोक्सिन, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज में। ऑफ कोर्स ये सोचने वाली बात है कि भाई इतने सारे हार्मोन्स ग्लूकोज के लिए क्यों काम कर रहा है? तो ये इसलिए काम कर रहा है क्योंकि अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, कम होता है, तो हमारे ब्रेन को सबसे पहले नुकसान पहुँचता है। एल्डोस्टेरोन एक और हार्मोन है और इसमें हमने रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम को डिस्कस किया था कि ये जो एल्डोस्टेरोन है ये क्लासिफाइड होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ये हेल्प करता है टू मेंटेन द मिनरल बैलेंस। यही है हमारे ब्लड में सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, आपने पढ़ा ही होगा NaCl वगैरह। तो हम ये डाइट में ले रहे हैं, हम सॉल्ट ले रहे हैं, तो उससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट पहुँच रहे हैं। अब इसके मिनरल्स हैं, इसके आइंस हैं, इसकी बैलेंस भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई ज़्यादा होगा कम होगा कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है ना, ये रेगुलेट करता है मिनरल बैलेंस को। ये क्या करता है, प्राइमरी एक्शन ये होता है कि स्टिमुलेट करता है किडनीज को रिअब्जॉर्ब कर सके सोडियम आइंस फ्रॉम द यूरिन, क्योंकि सोडियम आइन नीड होता है टू मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम एंड द ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम आपने पढ़ा ही होगा कि ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारी डिजीजेस कॉज होती हैं, और सबसे पहले डॉक्टर चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, ज़्यादा है कम है। तो ये ब्लड प्रेशर और ये जो ब्लड वॉल्यूम है ये कंट्रोल हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम। तो ड्यूरिंग जब भी लो ब्लड सोडियम लेवल होगा ना, तो किडनी सिक्रीट करता है एक एंजाइम को जिसका नेम होता है रेनिन। ये रेनिन कन्वर्ट करता है एक प्रोटीन होती है प्लाज्मा प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन, इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंड देन आगे फर्दर ये कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन, जो स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को कि वो भाई रिलीज कर सकें एल्डोस्टेरोन को, एंड देन वो फिर क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा किडनी को कि वो रिअब्सॉर्ब करें सोडियम आइंस को फ्रॉम द यूरिन, ताकि ये जो ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम है ये बिल्कुल एक्जैक्टली सेम हो जाए, कंट्रोल हो जाए। ये अफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को टू वेज। एंजियोटेंसिन कंस्ट्रक्ट कर देता है आर्टरीज को, ऑफ कोर्स हमें पता है भाई कंस्ट्रक्ट आर्टरीज कर रहा है, नैरो कर रहा है आर्टरीज को। जब नैरो आर्टरीज होंगी तो ब्लड कम फ्लो होगा और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट में यही होता है, ब्लड फ्लो कम कर रहा है, नैरो हो गई। और एल्डोस्टेरोन ये भी करता है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को इंक्रीज करवाता है। यहाँ पे बहुत अच्छी बताई भी होती है, मैं वापस से बता देती हूँ। एंजियोटेंसिन 2 है, इसका काम है वेस्टो कंस्ट्रक्शन है जो इंक्रीज कर रहा है ब्लड प्रेशर को, मैं बता चुकी हूँ। और एल्डोस्टेरोन का काम है कि वाटर ही एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है, सोडियम आइंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। थर्ड ग्रुप एंड्रोजन है जो सिमिलर होता है टेस्टोस्टेरोन के, और ये दो हार्मोन है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, जबकि जो एंड्रोजन है ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। और ये क्या करता है, ये दोनों में काम करता है, मेल और फीमेल में। मेल में ज़रूरी होता है फॉर द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, और अगर इसकी जो मैस्कुलिनाइजेशन हो जाती है, अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, ओवर प्रोडक्शन हो जाए फीमेल में, तो देन फिर अपीयरेंस हो जाती है बर्ड की। गोनाड्स प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। गोनाड्स हमें पता है, गोनाड्स होते हैं टेस्टिस और ओवरीज जो सेक्स सेल्स को रिलीज करते हैं, सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। मेल और फीमेल दोनों में ये हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, बट डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है। ऑफ कोर्स टेस्टिस मेल गोनाड्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को, मेल सेक्स हार्मोन्स को। एंड देन यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को, जिसका नेम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है कि ये सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है और फैसिलिटेट करवाता है स्पर्म डेवलपमेंट। लेडिंग सेल्स का ये काम होता है, LH है ना, लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है लेडिंग सेल्स को। और लेडिंग सेल्स का ये काम होता है कि ये रिलीज करवाता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है। लेडिंग सेल्स कहाँ पे होते हैं, ये इंटेस्टाइशियल टिश्यूज होता है। देखिए देखिए, स्कॉटम होता है, देन स्कॉटम में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो सराउंड कर रही होती हैं बाय द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल नरिश कर रहे होते हैं स्पर्म को। तो ये साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और इसमें कुछ इंटरस्टिशियल
टिश्यूज़ होते हैं जिसमें लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो रिलीज कर रहे होते हैं टेस्टोस्टेरोन को, बिगिन टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, और ये अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो में ही प्रोड्यूस हो जाता है और ये पता भी चल जाता है कि फीटस मेल है या फीमेल है। एनाबॉलिक एंड एंड्रोजेनिक इफेक्ट होते हैं, बस ये याद रखिएगा एनाबॉलिक इफेक्ट वो होते हैं जो इंक्लूड करते हैं मसल मास से, मसल स्ट्रेंथ से। आपको पता है मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोन डेंसिटी उनकी ज़्यादा होती है, बोन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जबकि लीनियर ग्रोथ होती है, बोन मैचुरेशन होती है। जबकि एंड्रोजेनिक इफेक्ट ये होते हैं कि ये मैचुरेशन होती है सेक्स ऑर्गन्स की, लाइक फॉर्मेशन होती है स्कॉटम की फीटस में, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ग्रोथ हो रही होती है फेशियल और एक्सरी हेयर्स की। सो ये होता है एंड्रोजेनिक इफेक्ट, और एक होता है एनाबॉलिक इफेक्ट जिसमें स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ रही होती है। ओवरीज फीमेल गोनाड्स हैं, ये लाई करते हैं एब्डोमिनल कैविटी में एंड प्रोड्यूस करते हैं ओवा एंड एग, जिसको हम एग भी कहते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन है दो, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़े होंगे। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों एक्जैक्टली सेम काम कर रहे होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों साथ काम कर रहे होते हैं और ये मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को। इसमें ये होता है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये कार्पस लूटियम से प्रोड्यूस हो रहा होता है, एंड देन क्या करता है ये बिल्कुल यहाँ पे आपने अभी एम्ब्रियो वगैरह पढ़नी है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस पढ़ना है, तो उसमें आप अभी पढ़ेंगे कि ये जो ईस्ट्रोजन है ना ये डेवलपमेंट और फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ये प्रमोट करता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को, जो जिसमें डेवलपमेंट होती है ब्रेस्ट की, फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है हिप्स में, लेग्स में, ब्रेस्ट में, और प्यूबिक हेयर्स वगैरह होते हैं, मीनार की जो स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज होता है, एस्ट्रोजन लेवल ये इनकाउंटर होता है वेरियस फेसेस में, और इन्वॉल्वमेंट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ। अगर ये एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाए तो मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन, हेडेक हो रहा होता है, इरेगुलर पीरियड्स एंड स्लीप प्रॉब्लम्स भी हो रही होती हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा होता है फ्रॉम द कार्पस लूटियम, एंड देन ये रेगुलेट कर रहा होता है मेंस्ट्रुएशन को, मेंटेन कर रहा होता है प्रेगनेंसी को ह्यूमन फीमेल्स। इसी की वजह से जो कार्पस लूटियम है डिजनरेट नहीं हो पा रहा होता। लाइक क्या होता है कि अगर ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो कार्पस लूटियम डिजनरेट होगा, एंड देन क्या होगा, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। अदर एंडोक्राइन टिश्यूज है, बहुत इजी है भाई। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनहेंसिंग म्यूकोसल ग्रोथ। इसी की वजह से ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह है ये हमारी वॉल से मिलते नहीं, अगर मिल जाए तो भाई ये पूरा ही जो वॉल है ना उसको घुला देंगे। और हमें ये आपने पेप्टाइड वगैरह पढ़ा होगा जिसमें म्यूकस ग्रोथ से ज़्यादा ये एससीएल पेनिट्रेट कर जाता है फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। सिक्रेटिन है और ये कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, एंजियोटेंसिन है, थ्रियोपोर्टिन ये रेड ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करता है। एक और हार्मोन है आर्ट्रियल नेट्रियोटिक हार्मोन, ये इंक्रीज करता है सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन को। प्रोस्टोग्लैंडिन्स लिपोफिलिक हार्मोन है, ये हर टिश्यू से रिलीज होता है, ये डील करता है इन्फ्लेमेशन, इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं कि जनरेट करता है। आपके कहीं भी चोट वगैरह लग गई है तो यहाँ वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस कर रहा होता है, डील कर रहा होता है इन्फ्लेमेशन से, ब्लड फ्लो से और प्रोडक्शन वगैरह से। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अच्छा यहाँ पे ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है, ये रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक होती है लेयर होती है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, ये रिलीज करता है ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को, एंड देन जब भी टेस्ट होता है तो इसी की वजह से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है। सो दैट्स वाई बस ये याद रखिएगा कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू है जो रिलीज करता है वैरायटी ऑफ हार्मोन्स। एक का नाम है ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन। इसको दोनों हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि ये जो सिक्रेटिन हार्मोन है ये डिडेनम से रिलीज होता है, एंड देन ये रेगुलेट कर रहा होता है पेनक्रियाटिक और लिवर मेंटेनेंस को, पीएच को रेगुलेट करवा रहा होता है, कंट्रोल करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन भी रिलीज हो रहा होता है फ्रॉम द डिडेनम, एंड देन ये स्टिमुलेट करता है गैल ब्लैडर को करें पेनक्रियास टू रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कुछ हार्मोन्स हैं जो किडनी से रिलीज होते हैं, उसमें एंजियोटेंसिन आ जाता है जो हम रेनिन सिस्टम में पढ़ चुके हैं। फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इजी होता है, इसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन मोस्ट ऑफ द बॉडीली फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म। टू टाइप्स होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम ये पढ़ते हैं कि ये जो इनिशिएटिंग स्टिमुलस है जो कॉज कर रहा है मोर ऑफ द सेम, इसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये रेयर होता है एंडोक्राइन सिस्टम में और इसको विसिशियस साइकिल भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इसी की वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव है अपने ही स्टिमुलस को और ज़्यादा जनरेट करवा रहा होता है। ऑक्सीटॉक्सिन की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी हुई होती है कि ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। चाइल्ड बर्थ में क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग में चाइल्ड बर्थ में ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है, कॉज करता है एडिशनल रिलीज ऑफ द ऑक्सीटॉक्सिन। तो पॉजिटिव है कि अपने ही स्टिमुलस को और ज़्यादा जनरेट करवा रहा है, इनिशिएटिंग जो स्टिमुलस है वो कॉज कर रहा है मोर ऑफ द सेम। रिलीज विच अलाउज फॉर मिल्क एजेक्शन,
और मिल्क इंजेक्शन कॉज करती है मोर ऑक्सीटॉक्सिन टू बी रिलीज। क्या करता है ऑक्सीटॉक्सिन? ऑक्सीटॉक्सिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पे हेल्प करता है, देन जितना ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो वो और ज़्यादा कॉज कर रहा होता है कि और ज़्यादा ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज हो फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस हो रहा है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो रहा होता है, तो कहाँ से रिलीज होगा? फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, लेकिन देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ही स्टोर हो रहा है तो वहाँ से ही रिलीज होगा, लेकिन प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो है जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम ज़्यादातर इसको ले रहे होते हैं, स्टेबिलिटी इसी की वजह से हो रही होती है। लाइक क्या करते हैं इसमें, अगर कोई हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है तो ये इनिशिएट करवाता है चेंजेस टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दैट हार्मोन्स। बहुत ज़्यादा है तो भाई फीडबैक का ये मतलब होता है कि वो फीडबैक पहुंचाएगा एंड देन क्या करेगा, ये इनिशिएट करवाएगा चेंजेस टू स्टिमुलेट टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दैट हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। एक और हार्मोन है, लाइक क्या हुआ कि इसमें एग्जांपल आ जाती है इंसुलिन की। ये इंसुलिन गुड एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, और इसमें ये होता है कि ग्लूकोज लेवल जब भी राइज होगा तो रिसेप्टर्स हैं द ब्लड वेसल्स वो सेंस करते हैं इस चेंज को। हमें पता है रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं चेंज को, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंज को। सो इन टर्न कंट्रोल सेंटर स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को कि वो सिक्रीट कर सके इंसुलिन इनटू द ब्लड इफेक्टिवली लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड देन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल होमोस्टैसिस तक पहुंचता है, कंट्रोल हो जाता है, तो पेनक्रियाज स्टॉप कर देता है रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो भाई रिलीज हो रहा ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल की जितनी नीड होनी चाहिए थी वो भी कम हो गई, खत्म हो गई बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल होती है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन से होता है, जो गुड एग्जांपल है फीडबैक मैकेनिज्म की। एक दफ़ा इसने कंट्रोल कर लिया, होमोस्टैसिस मेंटेन हो गया, एंड देन फिर पेनक्रियाज स्टॉप कर देता है रिलीजिंग इंसुलिन हार्मोन्स। जब हमने अलग से करा था ना ये टॉपिक, तो हमने डिटेल में किया था कि भाई पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, फीडबैक क्या होता है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इजी होता है, इसमें बहुत इजी हम ये पढ़ता है कि भाई कोई भी एक मैकेनिज्म है जिसमें फीडबैक दे रहे होते हैं, अगर हमें होमोस्टैसिस को मेंटेन करना है तो ये फीडबैक हमने पढ़ना ही होता है कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन हो सके। सो दैट्स इट, आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, और मुझे आई गेस ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है, मुझे खुद भी नहीं पता कि कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये पहली वीडियो है। सो दैट्स वाई कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई आपके पास सजेशन वगैरह हो तो आपने ज़रूर मुझे देनी है, ताकि मैं आगे वीडियो में जब भी आपको ये सीरीज करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको हर चैप्टर की करवानी है, एमडी कैट के चैप्टर्स की तो मस्ट करवानी है, ताकि आप आखिर में अच्छे से रिवीजन कर सकें। और मैंने पूरी कोशिश करी कि बेसिक बेसिक सब बता दूँ जो मेमोराइज़ करनी है और जो इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स इट, ज़रूर कोई भी सजेशन हो तो आपने मुझे देनी है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।